अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का हमारा टारगेट हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लॉ के अंदर आपके पास दो एरियाज बने हुए होते हैं। एक को हम कहते हैं एमसीक्यूज, जहां पे हमारा 30 नंबर का पेपर आता है, और एक को हम कहते हैं सब्जेक्टिव, जहां पे हमारा 70 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें भी हमें बताया जाता है कि इसका 60% यानी कि 42 एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होंगे, लॉजिकल सवाल होंगे, और इसका 40% यानी कि 28 मार्क्स नॉलेज बेस्ड होंगे। तो ये दो परसेंटेजेस हमें बताई गई हैं। एमसीक्यू ज्यादातर रट्टे वाले होते हैं, लेकिन उसके बीच में भी लॉजिक आ सकती है। अब हमने इन सवालों को कैसे कैसे करना है, छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखनी है। एक तो एमसीक्यू आपने सिंगल पेज पे, या अगर उस पेज पे पूरी लाइन नहीं है तो आप एक से ज्यादा पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आईकेप में रूल होता है कि आपने हर नया सवाल, हर नया पार्ट नए पेज से करना होता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एफसी में आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए होते हैं, तो अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते कि क्या रूल है। पहले तो आपने एमसीक्यूज को सिंगल पेज पे वो करना है। एमसीक्यू को जब आंसर कर रहे होंगे तो आप कहेंगे जी एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 5, चलते 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 आप 30 तक नंबरिंग डालेंगे। पेपर में नंबरिंग डली भी होगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पकड़ना है और एक से लेके सारी नंबरिंग पहले ऐसे करके लिख देनी है। उसके बाद हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होती हैं, ए बी सी डी। तो आपने आगे जौन सी ठीक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल बी ए सी बी ए बी बी ए सी डी, जो जो सही ऑप्शन है आपने लिखना है। आपको वो सवाल रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर ए के आगे लिखा हुआ है डायरेक्टर्स, तो आपको वर्ड डायरेक्टर लिखने की जरूरत भी नहीं है। आईकेप को पता है सारी बातें, आपने सिर्फ वो अल्फाबेट्स लिखने हैं कि इस एमसीक्यू का जवाब ए बी सी डी में से कौन सा है। तो एमसीक्यू करते हुए तो आपने ये करना है, टिपिकली एक पेज पे, और फिर आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको लिख देना है। तो एमसीक्यू सबसे पहले आपने पेपर में एमसीक्यू के लिए जगह छोड़नी है। चाहे आपको एमसीक्यू पूरे नहीं भी आते, आपने कम से कम एक से लेके एंड तक गिनती 30 की लिख लेनी है, ताकि अगर कोई बीच में स्किप हो रहा हो तो नजर आ जाए कि हाँ ये वाला मेरा रह गया। अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में हमने क्या चीजें हमें रखनी है। सब्जेक्टिव, एवरी न्यू पार्ट, मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा, पार्ट बोल रहा हूँ, एवरी न्यू पार्ट ऑन न्यू पेज। तो आपने हर नया पार्ट, पार्ट ए बी सी डी, अगर 4 पार्ट्स हैं सवाल के, तो आपने चारों अलग अलग सफे पे करनी है। टॉप पे क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर 7 का पार्ट ए कर रहे हैं तो ऊपर ऐसे करके 3 डब्बे बने हुए होंगे, आपने कह देना है 7 का पार्ट ए। पार्ट बी कर रहे हैं या कुछ और। इस पे आईकेप में मैंने जब आईकेप की मार्किंग आई थी तो आईकेप ने इनवाइट किया था, फिर मैंने वहां पे एक सेमिनार किया था और स्टूडेंट्स को बताया था कि आपने ई मार्किंग को कैसे देखना है। तो अगर आपको उसमें कंफ्यूजन होगी तो मैं उस सेमिनार की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। टॉप पे आपने क्वेश्चन लिखना है, नीचे आपने उन सवालों का आंसर करना है। क्वेश्चन रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आंसर शुरू करें। आंसर में जहन में रखना है, बल्कि मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक इंक से लिखना है, ब्लैक, ब्लू या कोई ऑरेंज, आई कैप अलाउड, ब्लैक इंक से। ये जहन में बिठा लेना है, आपका पूरा पेपर कैंसिल हो सकता है इस बात पे अगर आपने ब्लैक से ना लिखा। हो सकता है किसी वजह से आपका पेपर एक्सेप्शनली बहुत अच्छा हो, शायद मार्क कर दें, लेकिन दिस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन कि आपने ब्लैक से लिखना है। क्या आप मार्कर यूज कर सकते हैं या नहीं? यस, इसमें दो बातें हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है मार्कर यूज करने की, आप कर लें, लेकिन मार्कर भी ब्लैक होना चाहिए। दूसरा ये याद रहे कि आईकेप की हर मीटिंग, हर डिस्कशन, हर जगह जब भी उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई बात करता है, लिखता है या बोलता है, दे ऑलवेज से कि हम डिस्करेज करते हैं मार्कर को। हम नहीं चाहते कि लोग पेपर में मार्कर और पेन ही बदल बदल के जनाब आप उनको परेशान रहे। तो मार्कर अलाउड है, बट उन्हें पसंद नहीं है। तो हो सके तो बगैर मार्कर के आप लिखें, क्योंकि वो समझते हैं कि मार्कर से टाइम वेस्ट होगा। बट जिनको बहुत ज्यादा आदत है मार्कर की, देन मार्कर शुड बी ऑफ ब्लैक कलर, बट जेल पेन नॉट अलाउड। जेल पेन उस तरह का पॉइंटर होता है जो जरा थोड़ा सा फैला के लिखता होता है, वो अलाउड नहीं है।
वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने किस तरह के सवाल को कैसे डील करना है, और एक बहुत अहम डिस्कशन हम ये कर रहे हैं कि पेपर को हमने कैसे सॉल्व करना है। ये बात पहले दिन से आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी भी टेस्ट में एक पेज पे एक से ज्यादा सवाल करेंगे तो हम दूसरा पार्ट चेक नहीं करेंगे। आपको उलझन होगी, आप कहेंगे अरे चले मैं आइंदा ख्याल करूंगा, मेरा टेस्ट तो चेक कर ले। हम कहेंगे नहीं, हम बहुत बेरहम हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये गलती आप आईकेएप में जाके करें और 6 महीने जाए। कोई बात नहीं, आपका एक टेस्ट जाया हो जाए, मुझे दुख नहीं है, आप नाराज होंगे, मुझे नाराजगी कबूल है, लेकिन हमने आपको अभी से समझाना है कि काइंडली ऐसा मत करें। तो ऑनवर्ड जो ब्लू से टेस्ट चेक करेगा, हम उसका टेस्ट चेक नहीं। इफ क्वेश्चन इज ऑफ मोर देन 1 पेज, लॉ में ऐसा नहीं होता, कॉमनली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट में हो रहा हो तो जब आप अगले पेज पे जाएंगे तो दोबारा से क्वेश्चन नंबर रिपीट करेंगे, क्योंकि ये आपके पेपर स्कैन होने होते हैं और वो हमेशा हेडर की बेस पे आपके सवाल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपने दोबारा नहीं दिया तो शायद वो उन 2 सफों में से पहला सफा स्कैन करेंगे और दूसरा सफा सोचेंगे पता नहीं कौन सा सवाल है, क्या पार्ट है। वो उस टाइम पे पढ़ के अंदाजा नहीं लगाएंगे कि कौन सा सवाल चला रहा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है, ऊपर खाली है, उस पेज को इग्नोर कर देंगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब इन चीजों की समझ बड़ी जरूरी है। अब हम आते हैं पेपर स्पेसिफिक डिस्कशन की तरफ। लॉ के पेपर में एमसीक्यूज के अलावा नॉर्मली 3 तरह के सवाल होते हैं, और हर तरह के सवाल को डील करने का अपना एक तरीका है। अगर आप उससे डील करेंगे तो नंबर मैक्सिमम आएंगे। आप जैसे मर्जी करें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर मेरे रिकमेंडेड वे में करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे। दिस इज दैट मेथड जो मुझे बताया गया, जो आईकेएप ने स्पेसिफिकली कहा कि आपने स्टूडेंट्स को अलग अलग सवाल में गाइड करना है। आईकेएप में भी इसके ऊपर सेमिनार हुए हैं। उसके अलावा मैंने एग्जामिनर कमेंट्स में भी आपको ओरिएंटेशन के दिन बताया था कि देखिए ये वो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बता रहे हैं, और उसमें उन्होंने लॉजिकल सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताया। 3 तरह के सवाल होते हैं जी आईकेएप में। एक को हम कहते हैं नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का मतलब ऐसे सवाल जिसमें नॉलेज दरकार है, दिमाग शिमाग दरकार नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। नॉलेज बेस का मतलब सीधा सवाल, इसको मैं कहता हूं रट्टे वाला सवाल। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, लिस्ट डाउन दिस, बताओ बताओ बताओ, वो रट्टे वाला सवाल है, उसको हम कहते हैं नॉलेज बेस। अभी हम तीनों कैटेगरीज को देखेंगे कि इनमें से हर कैटेगरी को किस किस तरह से सॉल्व करना है। एक होता है रट्टे वाला सवाल, एक होता है सीम्स लॉजिकल। सवाल दिख के लग रहा होता है बड़ी गहराइयों में बात हो रही है, जवाब रट्टे वाला ही होता है इसका, लेकिन ये दिखता लॉजिकल है, होता रट्टा है, मगर दिखता लॉजिकल है। तो ये होता रहता है बट दिखने में लॉजिकल है, सिनेरियो से बना हुआ होता है, सिचुएशन बनी होती है, आप देख के कहते हो ये बताइए क्या बात चल रही है, उसे पढ़ते हैं तो पता लगता है उन्होंने पूछा रखा था। ये दूसरा सवाल है जिसको वो कहते हैं सिनेरियो, केस स्टडी, दिमाग लगाने वाला। इसमें नॉर्मली आपने कोई एनालिसिस करना होता है, कोई जवाब देना होता है, कोई ओपिनियन देना होता है। तो ये 3 तरह के सवाल है, रट्टे वाले सवाल, दूसरा है रट्टे वाला बट देखने में लॉजिकल, और तीसरा प्योर लॉजिकल। 3 तरह के सवाल हो गए, रट्टे वाला सवाल, होता रट्टा है बट दिखता लॉजिकल है, सिनेरियो केस स्टडी टेक्निकल टाइप का सवाल। कहानी को एक दर्जा आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, सीधा सीधा सवाल। सीधा सीधा सवाल मतलब वो कहते हैं लिस्ट डाउन दिस, डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस, डिस्कस दिस। कोई साइंस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको कहते हैं बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है, डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस, बताओ ये किस तरह से है, वो किस तरह से। इस तरह का सवाल एक ही स्टेप है, यहां आपको रिटेंशन चाहिए। सिंपली राइट द आंसर्स फ्रॉम योर नॉलेज बेस, कोई पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। उन्होंने कहा डिफाइन दिस, उन्होंने कहा जी डिफाइन दिस, आपने कहा अच्छा ऐप पढ़ो डेफिनेशन। उन्होंने कहा लिस्ट डाउन दिस, लिस्ट डाउन द स्टेप्स, लिस्ट डाउन फलाना, आपने याद किया तो आपने कहा ऐप पढ़ो तो लिस्ट। जैसा सवाल वैसा जवाब, उन्होंने मत्थे पे देके सवाल मारा, आपने मत्थे पे देके जवाब मारते। उन्होंने कहा लिस्ट डाउन दिस, आपने कहा एलो। उन्होंने कहा डिफाइन दिस, आपने कहा एलो।
डिस्कस दिस, आपने कही, यानी कि जैसा सीधा उन्होंने पूछा वैसा आपने बताना है, ना कोई रंगबाजी करने की जरूरत है, ना कोई स्याको सबाक की जरूरत है। उनके पास कम टाइम था, उन्होंने एक लाइन में सवाल पूछ लिया, आपके पास कम टाइम था, आपने भी ठक करके जवाब दे। हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट में किस तरह के वो सवाल हैं जो इन पैटर्न पे। अभी हम पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सवाल सीधा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब। सवाल ये है कि क्या मैं ओन वर्डिंग यूज कर सकता हूं या नहीं। जवाब है यस, बट जहां डेफिनेशन आ जाए कर तो सकते हैं, बट इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड टू यूज बुक वर्ड्स। जहां डेफिनेशन आए आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, बट ये सजेस्टेड है कि आप रटे वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, किताब वाले अल्फाज, ताकि कम से कम दिक्कत हो। चांसेस ये हो कि आपका आराम से काम चल जाए, क्योंकि डेफिनेशन आपने देखा है कई दफा बड़ी पेचीदा उलझी हुई होती है। अगर आप खुद से लिखेंगे तो चांसेस है कि शायद कुछ चीजों में गड़बड़ हो जाए। ठीक हो गया जी, ये हो गए हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस और उसके ऊपर हमारी डिस्कशन। एक दर्जा आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सीम्स लॉजिकल। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ही होती है, रिक्वायरमेंट स्टेट सी होती है। बात सीधी होती है लेकिन उन्होंने उलझा के की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कुछ बातें जो पढ़ी हुई है, मैं उसमें से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम सवाब के लिए कुछ अच्छा काम करें। ऐसे में वो लोग सोच रहे हैं कि हम एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनाएं। उन दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम शकील है, उसने सबको बताया कि यार जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है सीसीपी की, और अगर हमने वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो हमारा ये इदारा रजिस्टर नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस दोज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रट्टा। ये एक लाइन में भी पूछ सकते थे, लिस्ट डाउन द कंडीशन, जिसके बाद लाइसेंस मिलता है, लेकिन जालिमों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक मोटा सा पैराग्राफ बना दिया, उसमें सिचुएशन पूछी, तो सिचुएशन बताई और एंड पे आपसे रट्टे वाला सवाल पूछ दिया। तो ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है बट रिक्वायरमेंट स्ट्रेट होती है। इन सवालों को मैं कहता हूँ सीम्स लॉजिकल। आपने इसमें क्या करना है, आंसर तो आपने रट्टे में करना है, लेकिन उन्होंने एक लॉजिक क्रिएट किया, बस उनका थोड़ा एहतराम भी करना। सबसे पहले स्टेप वन क्या है, स्टेप वन ये है कि गिव अ सिंपल रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक सादा सा रेफरेंस जरूर देना है। फॉर एग्जांपल, आपने ये कहना है कि वो जो मिस्टर शकील ने हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसके मुताबिक एसोसिएशन और फॉर प्रॉफिट में ये शर्तें होती हैं, और नीचे शर्तें आपने एज इट इज पेस्ट कर देनी है। सवाल में से आपने जुमला उठाया और उसी से आपने स्टार्ट कर दिया। अब बेचारों ने एक सिनेरियो बनाया था, पूछा भले रट्टा है, लेकिन जितना उन्होंने सिनेरियो बनाया आपने उसका एहतराम जरूर कर लेना है, उनके जज्बात का एहतराम करना है। वो चाहते हैं कि आप लॉजिकल बात लिखें, तो आपने लॉजिकल बात उतनी लिखनी है जितनी उन्होंने आपसे रिक्वायर की है। वो आपसे रट्टा चाह रहे हैं, बट उन्होंने कहानी बनाई है, तो आप कहानी को रेफर जरूर कर दें। वो कहते हैं एबीसी कंपनी ये काम करना चाह रही है, बताइए कैसे करें। अब इससे पहले कि आप रट्टा पेस्ट करते हैं, आप कहें एबीसी कंपनी को चाहिए कि वो ऐसा करे, और नीचे वो सारी बातें एक्सप्लेन करें। तो स्टेप वन क्या है, आपने सिंपल रेफरेंस दे देना है क्वेश्चन में से, सवाल में से, कि यहाँ इस कंपनी को ये चाहिए। आप वर्डिंग सवाल में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको अपनी अंग्रेजी भी नहीं लिखनी पड़ेगी, इजी हो जाएगा। आप सवाल के बीच में से पिक करेंगे और वहीं से शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा बताओ एबीसी कंपनी क्या करे, तो आप कहेंगे यहाँ एबीसी कंपनी ये करे, उन्हीं के सवाल को थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर्म में ले। देन स्टेप टू, स्टेप टू यानी शुरू में आपने एक लाइन लिखी, आपने एक लाइन में बता दिया कि ये चीज ऐसे एबीसी कंपनी को चाहिए कि यहाँ एबीसी कंपनी फॉलोइंग काम करे, और फॉलोइंग के नीचे आपने ठक 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 करके वो जो आपने क्रैम किया हुआ था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। यानी जैसे टाइप 1 सवाल था ना कि जो आपको आता है आपने लिख दिया, टाइप 2 में उन्होंने सिचुएशन बना के पूछा रखा था। टाइप 1 में तो क्या कह दिया था, लिस्ट डाउन, एक्सप्लेन, डिफाइन, जैसा सवाल था आपने ठक करके जवाब दे दिया। टाइप 2 में उन्होंने सिचुएशन दी और कहा था जवाब दो। आपने उनकी सिचुएशन देखी, सिचुएशन का एहतराम किया,
सिचुएशन का एक रेफरेंस दिया, आपने कहा इस वाले सिनेरियो में ये वाले इंसान या ये वाली कंपनी को चाहिए ये नीचे वाली बात है, और नीचे आपने ठक करके कॉपी पेस्ट कर दिया स्टेप 2। आप कहेंगे सर स्क्रीन पे तो कुछ भी लिख लिया जाए, जरा को हमें एग्जांपल के साथ दिखाएं। एक काम करते हैं, इसको एक वर्क एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक वर्क एग्जांपल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड आर प्लानिंग टू रेज फंड्स अमाउंटिंग टू 80 मिलियन फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो ये जनरल पब्लिक से 80 मिलियन के फंड्स लेना चाह रहे हैं टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। सिनेरियो सब है, उन्हें एक कंपनी है जो प्राइवेट है और ये प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसे मांगना चाह रही है। प्राइवेट कंपनी जिसका आपको पता है कि वो जनरल पब्लिक को नहीं बुला सकती कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, उन्होंने कहा वो कंपनी पैसे मांगना चाह रही है। करंट ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज 200 मिलियन। Advise the company about the changes that would be required to be incorporated in articles of association to allow the company to raise capital from the public। बताएं ये कंपनी ऐसा क्या करे, अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने आर्टिकल में ऐसी क्या चेंज लेके आए जिससे ये कर सके। टेक्निकल वर्ड्स को फिलहाल इग्नोर करें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिनेरियो आता है तो यूं करते हैं। मोटा सा सिनेरियो है, लॉजिकल सवाल नहीं है, पूछा रटा ही है उन्होंने, पूछा आपसे प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस ही है लेकिन घुमा दिया। एक प्राइवेट कंपनी है, वो आवाम से पैसे मांगना चाह रही है, बताओ वो क्या चेंजेस लेके आए जिसके बाद वो आवाम से पैसे मांगे। तो आपको फौरन से समझ आ गया कि प्राइवेट कंपनी ऐसा कर नहीं सकती। आप तड़प के कहेंगे हाँ जी इसको पब्लिक कंपनी बन जाना चाहिए, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन इसको खत्म कर देनी चाहिए ताकि ऐसा हो। अब हमने इसको आंसर कैसे करना है? स्टेप 1 क्या था? रेफरेंस सवाल में से उठा, सवाल में से हमने थोड़ा सा एक रेफरेंस उठा लेते हैं। स्टेप 1, Sunrise Private Limited should change articles to remove the condition। अब आप देखें तो सवाल में क्या था? Advise the company about the changes that would be required to be incorporated। तो आपने कहा सनराइज कंपनी को ये चेंजेस लेके आनी होंगी। तो आपने पहला जुमला सवाल में से उठाया, एक रेफरेंस दे दिया, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। ये 1 से 1.5 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़े का फायदा कोई नहीं, क्योंकि आपसे उन्होंने पूछा रखा है लेकिन अब बस आप उनका दिल रख रहे हैं कि हाँ भाई आपने सिचुएशन बताई थी तो मैं सिचुएशन के मुताबिक आपको बता रहा हूं। तो आपने ये कंपनी अपने आर्टिकल्स को चेंज करेगी ताकि क्या करे, नीचे आपने कर दिया कॉपी पेस्ट अपना रखा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे और रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दे, नंबर ऑफ मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दे, जनरल पब्लिक से इनवाइट करने की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दे और नाम के एंड पे नाम में जो प्राइवेट लिखा हुआ है वो खत्म कर दे। तो 3 बातें वही जो आपकी प्राइवेट कंपनी की शर्तें थी, और अब आपको पता लग गया कि प्राइवेट कंपनियों के साथ वर्ड प्राइवेट भी लिखा होता है तो उन्होंने ये भी खत्म कर दिया। तो शायद इस सवाल में 4 मार्क्स अगर हैं तो 3 मार्क्स शायद उस डेफिनेशन की और 1 मार्क उसको रिलेट करने का होगा। अक्सर जगह पे आईकैप के सिनेरियो में रिलेट करने के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे अब अगेन आपने 1 नंबर मिस कर दिया, 3 नंबर ले लिए 4 में से। कई दफा क्या होता है, लोगों को जवाब लिखने की चीज जल्दी होती है, जैसे सवाल दिखा रहे हैं मुझे समझ आ गया, चलो जी ठक 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 डेफिनेशन दे दी। स्टार्टिंग लाइन लिखें फिर नीचे डेफिनेशन। ये 1 नंबर बड़े आराम से आपका मिस हो गया। आपको पता है लॉ के एग्जाम में एमसीक्यू के अलावा अच्छे खासे पार्ट्स होते हैं। एमसीक्यू से पीछे जो आखिरी अटेम्प्ट आईकैप में आई थी उसमें 27 पार्ट्स थे, पार्ट्स 27 पार्ट्स। तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा पार्ट भी पूछ रहे होते हैं। एमसीक्यूज के बाद पार्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं लेकिन अभी भी बहुत कम तो नहीं होते। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर में 22 से 24 पार्ट्स होंगे। तो जब आप पेपर में 22 से 24 पार्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो हर पार्ट में 1 नंबर तो एवं ही कट जाएगा कि आपने एहतियात नहीं की, बस आपने जल्दी जल्दी जवाब लिखना था। वो एक छुपा हुआ नंबर आपका मिस हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह सिनेरियो वाले सवाल में 3 स्टेप होते हैं, तीनों के अलग अलग नंबर होते हैं, एक भी छोड़ दिया उसके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो अगर हर सवाल में एक आध नंबर आपका मिस हो गया तो आपने तो वैसे ही 22-24 नंबर का पेपर तो हाथ से आपके चला गया, फिर तो आपने किया ही 75-76 नंबर का अटेम्प्ट है। और फिर आईकैप बहादुर उसमें से नंबर काटने पे आए तो आपको फेल भी कर सकता है। तो यस, अक्सर रेफरेंस के मार्क्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है आईकैप का, आईकैप वाले कहते हैं कि इसे लाजमी पढ़ा करें, वो होता है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम एक तो डॉक्यूमेंट है ना रिकमेंडेड सॉल्यूशन,
एक है मार्किंग स्कीम, वो आपको स्टेप्स के नंबर बताते हैं, वो आपसे कहते हैं सवाल में ये स्टेप के 1 नंबर था, स्टेप के 2 नंबर थे। अकाउंटिंग में भी, थ्योरी सब्जेक्ट में भी आईके वो मार्किंग स्कीम का डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट पे इशू करता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आईके क्या चाह रहा है कि आप कितने स्टेप्स में आंसर किया। डन। क्या राइटिंग का इशू होता है आईके में? राइटिंग अगर गंदी हो, अगर आपको स्क्रीन पे मेरी राइटिंग नजर आ रही है और अगर आपको पता है कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूं, तो यकीन माने ऐसी राइटिंग वाले भी चल जाते हैं। अगर आपका लिखा हुआ बस पढ़ा जा रहा हो और आपने कॉन्सेप्ट सही लिखा हो तो राइटिंग इतना मैटर नहीं करती। हाँ, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, लाइन में गैप्स डाल दें, थोड़ा प्रेजेंट अच्छा कर लें, ताकि अगर आपकी राइटिंग गंदी भी है तो थोड़ा सा काम चल जाए। तो खराब राइटिंग की वजह से मैंने नहीं देखा कि लोग फेल होते हैं। हाँ, लेकिन खराब राइटिंग से उनका इमेज खराब हो जाता है, जिससे वो सवाल में नंबर थोड़े से शायद कम आ जाए, शायद उनकी कुछ लाइन समझ ना आ रही हो तो उसके नंबर में। स्पेलिंग में इश्यूज का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर एक बच्चा धड़ाधड़ मुसलसल एक जुमले में 2-2 3 स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो वो जाहिर है उन्हें बुरा जरूर लगेगा। टाइप 2 सवाल देखा, अब चलते हैं टाइप 3 सवाल की तरफ। टाइप 3 में आपसे एक ओपिनियन मांगा जाता है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, कहते हैं आप इस सिचुएशन में बताओ, आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, इसको कैसे डील करोगे। देखते हैं जी वो सिचुएशन। इसमें एक सिनेरियो दे दिया आपको, जैसे हमने पीछे वाले में देखा था कि स्टेट रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने सिचुएशन दी बट सीधा सीधा सा आपसे पूछ लिया। यहाँ पे क्या होता है, आपको वो सिचुएशन देते हैं और सिचुएशन पे आपका ओपिनियन मांगते हैं, बताओ आप क्या कहते हो, यहाँ ऐसा होना चाहिए या नहीं। अब आपने सिचुएशन पढ़ी और फौरन से मुदब्बर बन के कह दिया हाँ होना चाहिए ऐसा, 0 नंबर, कोई नंबर नहीं मिलना, क्योंकि आपने लॉजिक भी है ना बताया लॉ। असूलन आपको लॉ बताना है और सिचुएशन को डिस्कस करना है। तो जब आपसे ओपिनियन मांगा जाता है तो आपसे बेसिकली 3 चीजें मांग रहे होते हैं, सिचुएशन आप बताओ क्या है, आपको लॉ का पता होना चाहिए और आपने इन पे एक ओपिनियन। तो आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है 3 स्टेप। स्टेप 1, सबसे पहले बता दें कानून क्या कहता है इस बारे में, कानून क्या कहता है, यानी कि ये आपका कॉपी पेस्ट वाला स्टेप आ गया। फॉर एग्जांपल सिचुएशन बनाते हैं। सिचुएशन ये है कि एक कंपनी, बल्कि सिचुएशन आगे मैंने वर्क एग्जांपल बता ली भी है, तो एक काम करते हैं वहां वर्क एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या सॉल्यूशन है। आपने सबसे पहले बताया कि लॉ में बात ऐसे लिखी है, एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट ये चीज होती है। तो सबसे पहले तो आपने एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, आपने लिस्ट डाउन कर दिया जो शर्त है, कॉपी पेस्ट कर दी टाइप 1 की तरह। स्टेप 2 में आपने उस सिचुएशन को डिस्कस किया, इस सिचुएशन में ये ऐसे हो रहा था, मिस्टर शकील यूं कर रहे थे, मिस्टर वकील यूं कर रहे थे, ये कंपनी यूं कर रही थी, फलाना यूं कर रहा था, दुनिया ये कर रही थी। जो सिचुएशन ने दिया हुआ आपने वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ आपसे गुड राइटिंग एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, आपने अपनी तरफ से लिखना है, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है। दिस इज द पॉइंट जहां जिन लोगों के अच्छे एक्सप्रेशन नहीं है उनके नंबर थोड़े से लूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रट्टे वाले स्टूडेंट हैं तो स्टेप 1 तो आपका ठकाठक गुजर गया, आपने ठक बता दिया कानून में ये लिखा। नीचे आपने सिचुएशन डिस्कस कर दी। जब आपने सिचुएशन डिस्कस कर दी तो तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने अपनी रिकमेंडेशन, अपना ओपिनियन, अपनी सजेशन जो भी उन्होंने मांगी है वो आपने प्रोवाइड कर दी। थोड़ा सा टेक्निकल बात लग रही है, एक काम करते हैं, इसको वर्क सिनेरियो में देखते हैं कि ये चीजें किस तरह से काम कर रही है। आपने जो पढ़ा हुआ है वहां से मैं एग्जांपल लेके आया। You are running an association not for profit with some other members by the name of फलाहो बहबूद। एक इदारा जिसका नाम फलाहो बहबूद है, आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चला रहे हैं। Recently you have given share of profit to one of the senior member of association, Mr. समझदार। आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चला रहे हैं, ताजा ताजा आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने एक मेंबर जिसका नाम मिस्टर समझदार है उसको दिया। One of your junior member have raised a concern, एक जूनियर मेंबर ने एतराज उठा दिया, आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मुनासिब नहीं लग रही, and have asserted, और उसने ये कहा है कि dividend given to senior member is not justified। एक जूनियर मेंबर ने कह दिया ये क्या कर दिया केबला, क्यों दे दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट तो देना अच्छी बात नहीं है, ये तो आपने गलत हरकत की।
अब सवाल फैल रहा है, सवाल एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि वो पूछ क्या रहा है। आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चला रहे हैं, नाम उसका फ्लॉ बैकवुड है, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक मेंबर को प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया और एक और मेंबर ने एतराज कर दिया कि ये मुझे हिस्सा मुनासिब नहीं है। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? You are required to explain whether the allegation is correct or not. आपसे ओपिनियन मांगा गया है, आप बताओ ये एलिगेशन ठीक है या नहीं, आप बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं, आप बताओ कोई मसला तो नहीं। अब इससे पहले कि आप जज्बाती होकर कहें हाँ 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 मसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या कर दिया, 5 नंबर लेने, सवाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर। आईकैप को अच्छी तरह से समझाना है कि आपको कानून भी पता है, आपको सिचुएशन भी पता है। ये स्टेप्स अलग अलग हेडिंग में भी आ सकते हैं, अलग अलग पैराज में भी आ सकते हैं। आइडियल बात यह है कि आप अलग अलग पैरा बनाते हैं। मैं जरा आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, सॉल्यूशन किस तरह से। सवाल आपको समझ आ गया, जवाब भी आपको समझ आ गया, जज्बाती नहीं होना, पहले सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से। स्टेप वन में क्या करते थे, कानून पेश कर देते थे। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, कानून का नाम लिखा, जो भी कानून होगा, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मर्केंटाइल लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी कानून है, as per the requirement of Companies Act 2017, the association not for profit shall prohibit the payment of any dividend to its member. आपने कहा लॉ के मुताबिक आपको एक शर्त याद आ रही थी कि मेंबर को डिविडेंड नहीं जाना, तो आपने कहा एज पर लॉ, और वो अपना छपा छपाया पॉइंट, अपना कॉपी किया हुआ, अपना रटा हुआ पॉइंट उठा के आपने चेक किया। फिर सेकंड स्टेप, एज पर द गिवन सिचुएशन, ये जो गिवन सिचुएशन है इसमें क्या हुआ है, फलाहो बहबूद एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। आप बताएं कि मुझे गिवन सिचुएशन में एक बात समझ आ रही है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और मिस्टर समझदार उसके एक मेंबर हैं। आपने वो जो दो लोग थे, एक इदारा और इंसान जिनका आपस में ताल्लुक था, आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि फलाहो बहबूद एक इदारा है और मिस्टर समझदार इसके मेंबर है, और ऊपर आपने क्या कहा था, इदारा मेंबर को डिविडेंड नहीं देगा, और इधर आपने कहा ये इदारा है, ये मेंबर है और यहाँ पारी हो रही है। तो अब आपने सॉल्यूशन दिया, क्या सॉल्यूशन दिया, आपने कहा therefore the allegation of junior member is valid and payment of dividend is not justified। इंतहाई मजे की बात है कि ये वर्डिंग भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। ये वर्डिंग आपकी क्रैमिंग से आएगी, जो पहली वाली है, पहली वाली क्रैमिंग से आई, तीसरी वाली आपको क्वेश्चन में मिल गई, सेकंड वाले में आपको थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग करनी है। थोड़ा सा सिचुएशन को देख के आसान सी सीधी इंग्लिश, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। We have considered this question and have interpreted that Flaw Behbood is deemed to be an association, और इतना भाई उलझने की जरूरत ही नहीं, आसान सी सीधी सी इंग्लिश बताए, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, ये फलाना है। Therefore the allegation of junior member is valid, और ये आपने वर्डिंग क्वेश्चन से उठाई क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे ओपिनियन मांगा था, उन्हें कहा था बताओ एलिगेशन करेक्ट है या नहीं, तो अब आपने ओपिनियन के जवाब देने, हाँ जी एलिगेशन करेक्ट है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, आपने कुछ टेस्ट, आपने सवाल किए टेस्ट में, आपको ये अंदाजा हो कि हर तरह के सवाल को देखने का अपना एक मिजाज है। किसी भी सवाल में मैक्सिमम नंबर लेने के लिए उसके आइडियल स्टेप्स को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ जब आप आइडियल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। 3 बातें, लॉ बताएं क्या है, सिचुएशन को डिस्कस करें, सोल्यूशन दें, रिवर्स भी कर सकते हैं, सोल्यूशन दें, लॉ डिस्कस करें, सिचुएशन बताएं, थोड़ा और चेंज भी कर सकते हैं, सोल्यूशन दें, सिचुएशन बताएं, कोई भी तरतीब आप कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजें आपके सवाल में होनी चाहिए, कानून का रेफरेंस, सिचुएशन और रिकमेंडेशन। टू मी सबसे आइडियल वे है कि पहले लॉ बता दें, ताकि अगर मैंने पहले सिचुएशन बताई हो, मेरी इंग्लिश माठी हुई, तो मेरा आगे सवाल खराब हो जाए। पहले मैं रट्टा लिख दूं सबसे ऊपर, फिर नीचे अपनी इंग्लिश मारने की कोशिश करूं और फिर एंड पे किताब के अल्फाज यूज करूं, तो एग्जामिनर की नजर शुरू में पड़े, एंड पे पड़े, जहां पड़े उसको अंग्रेजी अच्छी नजर आए। दरमियान में अगर मैंने कोई कचरा वचरा किया हुआ है तो थोड़ा बहुत वो दिल बड़ा कर ले, गुंजाइश निकाल ले। चलें, अच्छी बात ये है कि आपको समझ आ गई अप्रोच क्या, सॉल्यूशन, लॉ, सिचुएशन, ये सारी की सारी बात। ओरिएंटेशन के वक्त मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आएगा जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सवाल कैसे सॉल्व करने हैं, और फिर हम देखेंगे कि एग्जामिनर कमेंट में भी बेचारा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा है सिनेरियो कैसे सॉल्व करो। यहाँ इन्होंने कहा था
कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, वो अप्लाई नहीं कर पाते नॉलेज ऑफ लॉ को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में लॉ को अप्लाई सही से नहीं कर पा रहे, ये उन्होंने हमें बताया। अब यहाँ देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा टू ओवरकम दीज वीकनेस, ये एग्जामिनर ने कमेंट दिए थे। एग्जामिनर जो पेपर चेकर है उसने कहा था भाई बच्चों को क्या मसला आ रहा है और मैं बताता हूँ कि मसला कैसे हल होगा। To overcome these weaknesses, examinees are advised to cover the entire syllabus. पहले तो पूरा सिलेबस कवर करो, चलो वो तो बात की बात हो गई, हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। And while answering the scenario based question, always remember the following basic steps. 3 स्टेप आपने जहन में रखने हैं। कौन से 3 स्टेप? एक तो कंक्लूजन दें, हमने बात की, हमने ओपिनियन देना, रिकमेंडेशन। दूसरा, जो फैक्चुअल इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं डिसीजन में उनको, यानी कि जिसको मैं कहता हूं ना सिनेरियो को डिस्कस करें, तो सिनेरियो को डिस्कस करें, लॉ का रेफरेंस दें, रेलेवेंट लॉ कौन सा है आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लॉ है जो सिचुएशन में लग सकता है, और देन आप एक कंक्लूजन दें, एक ओपिनियन दे दें कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी। ये एग्जैक्टली वही 3 स्टेप है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आईकैप एग्जामिनर कमेंट्स में भी बार बार ये कह रहा होता है। इसी अटेम्प्ट में भी आईकैप ने मुझे एक दफा इनवाइट किया था, उन्होंने कहा था कि आपने स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे आके बताना है कि ये 3 बातें। वो बेचारे बच्चों से खिताबत तो कर रहे होते हैं, एग्जामिनर कमेंट में कह रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा होता, टीचर्स की तरह सुन लेते हैं। तो ऐसे में फिर उन्होंने जो है वो देखा कि किस मजदूर को बुलाएं तो उसकी बात लोग ज्यादा सुन रहे होंगे, तो उन्होंने एक मजदूर को आइडेंटिफाई किया, अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा जी आप हमारे मन से ये पैगाम पूरे पाकिस्तान को पहुंचा दें कि खुदा दा खौफ करो, की करते हो। सिनेरियो बेस्ड सवाल को 3 स्टेप्स में तोड़ के करेंगे, सबसे बेहतर मजा आएगा। डन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त समझा कि हमने 3 तरह के सवालों को कैसे करना है। टाइप 1 सीधे सीधे रटे वाले सवाल, जैसा सवाल वैसा जवाब। टाइप 2 थोड़ा सा घुमाया हुआ जवाब सीधा, तो आपने भी बस 1-1.5 लाइन में लिंक कर दिया और जवाब सीधा दे दिया। और तीसरा, उन्होंने सिचुएशन दी थी और कहा था बताओ, आपने भी 3 स्टेप्स में डिवाइड करके उसको तोड़ तोड़ के किया, ताकि जितना उन्होंने आपको तंग किया आपने भी उतना ही उन्हें तंग कर लिया। तो इस अप्रोच से आप जब चलेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अदरवाइज हर सवाल में जो है वो कुछ मार्क्स कटने के बहुत सारी वजूहात हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सके इसलिए कि वो पूरे स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे। तो ये 3 स्टेप्स आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।